वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम चर्चा करेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण जैव प्रक्रम पर, लाइफ प्रोसेस पर, जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। सवाल उठता है, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन का मतलब होता है निष्कासन, किसी चीज को बाहर निकालना। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि उत्सर्जन की आवश्यकता क्या है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे वायवीय श्वसन। श्वसन के अंदर हमने देखा था ना, हमारे में भी होता है, पौधों में भी श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, कि वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। इसी तरह से पौधों में हमने देखा था कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उस समय भी ऑक्सीजन गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये जो गैसीय पदार्थ थे जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती है, उनका निष्कासन हमारे शरीर से कैसे होता है, इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं जब हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस की यानी प्रकाश संश्लेषण की, जब हमने बात की थी रेस्पिरेशन की यानी श्वसन की। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के यौगिकों की, जिनका निर्माण होता है हमारी बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी उपापचयी क्रियाएं। जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनके अंदर
हमारे शरीर में बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक बनते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं ये हमारे शरीर के लिए टॉक्सिस होते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं। इन पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकलना बेहद आवश्यक है। तो वो जैव प्रक्रम, ऐसा लाइफ प्रोसेस जिसके अंदर हम इन हानिकारक उपापचयी मेटाबॉलिक वर्ज्य पदार्थों को, वेस्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उनका हम निष्कासन करते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन। वह जैव प्रक्रम जिसमें हम हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल और लवण, इनका हम निष्कासन करते हैं, उसे हम कहते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। ठीक है, ये तो बात हुई अर्थ की। अब दूसरी बात ये हुई कि आवश्यकता क्या है। हालांकि इसमें आवश्यकता भी हमने बताई अर्थ के अंदर भी, लेकिन एक बार फिर से हम विचार करें कि आखिर उत्सर्जन की आवश्यकता क्या है। तो उत्सर्जन की आवश्यकता दो कारणों से। पहले कारण तो ये कि जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनसे जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। पौधे के लिए तो अच्छे होते हैं, ये खाद का काम करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए ये नुकसानदायक होते हैं। तो इनका शरीर से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। दूसरी बात अगर हम देखें तो उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर के अंदर पानी की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रित करने का काम करती है। हमारे शरीर में एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी ज़्यादा हो तो भी हमें परेशानी होती है, और अगर कम हो तो भी परेशानी होती है। तो ये उत्सर्जन के माध्यम से हमारे शरीर में पानी की मात्रा का नियंत्रण होता है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो ज़्यादा बार टॉयलेट जाते हैं, और अगर कम पानी पीते हैं तो कम बार जाते हैं। तो पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है उत्सर्जन एक्सक्रीशन। ठीक है, अब सवाल उठता है कि विभिन्न तरह के जो जीव हैं वो किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं। तो देखिए, अलग अलग जीवों में उत्सर्जन का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। अगर हम बात करें एक कोश की जीव की, एक कोश की जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, नाइट्रोजनी वर्ग जो पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन कैसे होता है शरीर। तो एक कोश की जीव का मतलब होता है, जैसे एक कोश के जीव में आता है मुख्यतः अमीबा। अमीबा का चित्र जैसे हमने ये बना लिया, अमीबा का चित्र कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना करके इस तरह से बना लिया जाता है। अमीबा एक कोश की होता है, यानी उसके अंदर एक कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर क्या होता है हम जानते हैं, कोशिका द्रव्य होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और एक नाभिक होता है, एक नाभिक। अब एक कोश की जीव में यानी अमीबा में जो उत्सर्जन होता है, वर्ज्य पदार्थों का जो निष्कासन होता है, वो होता है कोशिका भित्ति के माध्यम से। क्यों होता है? क्योंकि अमीबा क्योंकि स्वयं ही एक कोशिकीय है, इसलिए इसके अंदर उत्सर्जन के लिए अलग से कोई अंग नहीं होता। कोशिका भित्ति के माध्यम से, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, उसके माध्यम से ही ये उत्सर्जन करता है। जब भी इसको उत्सर्जन करना होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, वर्ज्य पदार्थों का, तो ये कोशिका भित्ति कहीं से भी टूट जाती है, रप्चर कर जाती है, और वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालती है। पहले तो वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं वो इसमें घुल जाते हैं, और इसको पानी में, क्योंकि अमीबा पानी में रहता है, तो जहाँ से कोशिका भित्ति टूटती है वहीं से वर्ज्य पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। कहीं से भी टूट सकती है ये भित्ति। ठीक है, ये तो बात हुई अमीबा की, यानी एक कोश की जीव।
यानी इनके अंदर कोई उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होता, कोश का भित्ति के माध्यम से ही ये पानी में वर्ज्य पदार्थों को विसरित कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। ठीक। अब बात हम करते हैं एक कोशिकीय जीवों से हट करके बहुकोशिकीय जीवों पर, यानी विशेषकर मानव पर। मानव में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है, उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का होता है, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र जो होता है, मानव में जो एक्सक्रीशन का सिस्टम होता है, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है उसका नाम है किडनी। इसको हम बोलते हैं वृक्क। जैसा कि चित्र में दिखाया, ये लाल रंग के जो दिखाए हुए हैं ये किडनी दिखाई गई। मानव शरीर के अंदर दो किडनियां, दो वृक्क होते हैं। वृक्क का काम होता है हमारे ब्लड में से, हमारे खून में से जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड और कुछ लवण, इनको, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, इनको छान करके बाहर निकाल दें। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो वृक्क हैं ये पाए कहां पर जाते हैं। देखिए, ये हमारे एब्डोमन में पाए जाते हैं, मतलब पेट में पाए जाते हैं। पेट में कहां पाए जाते हैं, ये पीछे की ओर पाए जाते हैं, डोर्सल होते हैं ये, पीछे की ओर, पृष्ठीय। अगर हम पीठ की ओर देखें तो जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ये इसमें पीछे की ओर ये वृक्क पाए जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी पथरी का दर्द होता है किसी व्यक्ति के, तो उसके पीठ में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वृक्क की जो पोजीशन होती है वो पीठ की तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है। पेट में तो पाया जाता है, लेकिन पेट में ये पीछे की ओर पाया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई वृक्क की। अब सवाल उठता है वृक्क के अलावा और क्या क्या, कौन कौन से अंग होते हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र में। तो देखिए, इस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं, इसमें किस तरह से होता है। दो तो ये वृक्क हैं हमारे, ठीक है। इन वृक्क में क्या हो रहा है, देखिए, हमारे शरीर में एक तो होती है महाशिरा, वेना कावा, महाशिरा, महाशिरा। महाशिरा का मतलब होता है सबसे बड़ी शिरा। सबसे बड़ी शिरा, शिरा का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था वेन्स के अंदर, जो अभी हमने रुधिर की कई प्रकार की वेन्स के उसके बारे में पढ़ा था, वाहिनियों के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक थी वेन और एक थी आर्टरी। जो सबसे बड़ी वेन है, वेन का मतलब क्या होता है, वेन का मतलब होता है ऐसी नलिकाएं जो कि ब्लड को हार्ट की ओर लेकर के जा रही हैं, ब्लड को हार्ट की ओर लेकर के जा रही है। और ब्लड को हार्ट की ओर ले जाने वाली ज्यादातर जो ये नलिकाएं होती हैं, इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ा है एरोटा, एरोटा आर्टरी के बारे में पढ़ा है। एरोटा को बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी। एक तो महाशिरा, एक महाधमनी। महाशिरा को बोलते हैं वेना कावा। ये दो प्रकार की होती है वैसे, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ऊपर वाली महाशिरा और नीचे वाली महाशिरा। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ महाशिरा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, वेना कावा ही बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमने बताई महाधमनी, एरोटा। महाधमनी को बोलते हैं एरोटा। अब महाधमनी का मतलब क्या हुआ, धमनी का मतलब हमने बताया था, धमनी को बोलते हैं आर्टरी। और सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसको महाधमनी बोल देते हैं, उसको एरोटा बोल देते हैं। धमनी क्या करती है, धमनी
हमारे हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है, यानी पूरे बॉडी के अंदर लेके जाती है। हार्ट से ब्लड को लेके जा रही हैं बॉडी पार्ट्स के, ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, महाशिरा और महाधमनी। ये महाशिरा महाधमनी जो दो चीजें हैं, इनमें से जो महाधमनी है, यहाँ हम देखते हैं इस चित्र के अंदर कि देखिए महाधमनी ये वाली रेड में लाल कलर में जो दिखाई दे रहा है, लाल कलर में इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि महाधमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड माना जाता है और महाशिरा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड माना जाता है। तो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है उसको हमने दिखाया इस लाल कलर की शिरा के द्वारा। ये है महाधमनी, लाल रंग की ये जो दिख रही है, ठीक है। ये वाली यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि देखिए इसमें से एक छोटी नली, एक ट्यूब जो है वो वृक्क में जा रही है। इसी तरह से दूसरी एक नली वो दूसरे वृक्क में जा रही है, ठीक है। यानी महाशिरा की जो आर्टरियां हैं वो वृक्क में जाती है। इन आर्टरीज को बोलते हैं रेनल आर्टरी, वृक्क धमनी, वृक्क धमनी। तो वृक्क धमनी जो होती हैं वो दोनों वृक्क के अंदर, दोनों साइड के जो वृक्क होते हैं उनमें जाती है, ठीक है। ये ब्लड को लेके जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद में वृक्क शिराएं जो होती हैं, रेनल वेन जिनको बोलते हैं, रेनल वेन, ये जो देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, ये नीले कलर की जो है ये महाशिरा से, ये नीले कलर की महाशिरा है, वेना कावा है। इस वेना कावा महाशिरा में से दो नलियां और निकली हैं, दो वृक्क में जा रही हैं, एक ये और एक जैसे ये जा रही है, ठीक है। इनको बोलते हैं रेनल वेन, वृक्क शिरा, वृक्क शिरा, वृक्क शिरा, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जब ब्लड छन जाए, उसमें से नाइट्रोजन की यौगिक निकल जाए, तो वापस से उस ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, हार्ट के लिए लेके जाती हैं, ठीक। और हार्ट उसे पंप करके फेफड़ों में भेज देता है, लंग्स में भेज देता है, जहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और ऑक्सीजन गैस जहाँ से वापस उसमें शामिल हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक। तो ये हो गया रेनल वेन और रेनल आर्टरी, वृक्क शिरा और वृक्क धमनी, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें तीसरे प्रकार की ट्यूब, ये आपको नजर आ रही है, ये है यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर को हिंदी में हम कहते हैं मूत्र नली, मूत्र नली, मूत्र नली या मूत्र वाहिका, वाहिनी, ठीक है। मूत्र नली बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। दोनों किडनियों से दो यूरेटर, लेफ्ट और राइट, दो यूरेटर जो हैं वो निकलते हैं और कहां पर आकर के मिलते हैं, वो मिलते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर को हिंदी में हम बोलते हैं मूत्राशय। ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद में ये जो यूरिन होता है, ये जो पेशाब बनता है, यूरिन जो होता है हमारा, ये यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा का मतलब होता है हिंदी में, यूरेथ्रा का मतलब है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के जरिए ये जो यूरिन बना था, ये जो मूत्र बना था, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी कुल मिला के मानव के उत्सर्जन की हम बात करें, मानव में एक्सक्रीशन प्रोसेस की बात करें, तो इसमें कौन कौन से अंग काम में आ रहे हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं हमें। एक तो महाशिरा है, एक महाधमनी। महाधमनी की दो आर्टरीज हैं, रेनल आर्टरीज, जो दोनों वृक्क के अंदर जाती है, दायां और बायां दोनों वृक्क के अंदर जाती है, लेफ्ट और राइट दोनों वृक्क में जाती है। इसी तरह से महाशिरा की भी दो जो शिराएं हैं वो दोनों वृक्कों में जाती हैं, जिसको हम रेनल वेन्स कहते हैं, ठीक है। किडनी इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है ही है हमारा, किडनी आ गया सबसे महत्वपूर्ण भाग है। किडनी से एक दो मूत्र नली निकलती हैं, यूरेटर्स निकलती हैं, और ये यूरेटर जो है कहाँ पर मिलती हैं,
ये मूत्र नलियां कहाँ मिलती हैं? मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मूत्र इकट्ठा होता है वो हमारे यूरेथ्रा के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो कुल मिलाकर के मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंदर, एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर ये अंग होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अंग है किडनी, जो कि हमारे पेट में होता है, हमारे एब्डोमेन में होता है, लेकिन वो पीछे की तरफ होता है, पीठ की तरफ, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि ये उत्सर्जन की कार्यप्रणाली होती कैसे, मानव में उत्सर्जन होता कैसे। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें मानव में उत्सर्जन की, तो मानव में उत्सर्जन का जो प्रोसेस है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, वो बेहद सरल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किस तरह से है? देखिए, होता क्या है कि जो ब्लड होता है हमारा, जो हार्ट से ब्लड पंप होता है, ये ब्लड जो है हार्ट से एरोटा के माध्यम से, एरोटा यानी महाधमनी, महाधमनी, ब्लड जो है एरोटा के माध्यम से, हार्ट से और एरोटा के माध्यम से कहां पे आता है? रेनल आर्टरीज के अंदर, रेनल आर्टरीज। हमने चित्र में पिछले चित्र में बताया था कि जो महाधमनी होती है, जो एरोटा जो होती है, ये आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है और दोनों भाग दो धमनियों में बढ़ जाती है, दो वृक्क धमनियों में बढ़ जाती है। एक धमनी जो है वो एक वृक्क में यानी एक किडनी में जाती है, और दूसरी जो धमनी है वो दूसरे वृक्क में यानी किडनी में जाती है। ये रेनल आर्टरीज होती हैं। रेनल आर्टरी को बोलते हैं वृक्क धमनी, वृक्क धमनी, वृक्क धमनी। तो ब्लड जो है हार्ट से महाधमनी में जाता है यानी एरोटा में जाता है, और एरोटा जो है, महाधमनी जो है, ये दो भागों में बढ़ती है और दोनों वृक्कों में जाती है। दो इन भागों को हम कहते हैं रेनल आर्टरी या वृक्क धमनी। वृक्क में पहुंचने के बाद में ब्लड क्या होता है? वृक्क के अंदर, किडनी, हमारी किडनी के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखिए, ये नेफ्रॉन्स है, यहाँ पर ये नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स विशेष प्रकार की संरचना होती है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का जो काम होता है वो क्या होता है? ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं, उन वेस्ट प्रोडक्टों को, जो जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, लवण यानी साल्ट, कुछ साल्ट्स होते हैं, उनको बाहर निकालना, ये नेफ्रॉन्स का काम होता है। नेफ्रॉन्स के बारे में आगे हम थोड़ी जानकारी और देंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि नेफ्रॉन्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, निस्यंद का काम करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। वृक्क के अंदर फिल्टर करने की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो है नेफ्रॉन। किसी भी वृक्क के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये ब्लड के अंदर से जो है वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हमारा जो ब्लड है वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के जब हमारे वृक्क में पहुंचता है, हमारी किडनी में पहुंचता है, तो वृक्क में अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कैपिलरीज होती हैं, रक्त शिराएं होती हैं, और ये यहाँ पे नेफ्रॉन्स नामक संरचना होती है, जहाँ पर रक्त शिराएं जो होती हैं, ये रक्त केशिकाएं जो होती हैं, ये केशिका गुच्छ बनाती हैं। और इस केशिका गुच्छ को बोलते हैं ग्लामेरुलस, ग्लामेरुलस, केशिका गुच्छ। ये केशिका गुच्छ एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, ये जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ लवण वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे ग्लूकोज भी निकलता है, कई तरह की चीज़ें निकलती हैं, वो चीज़ें हमारे ब्लड से अलग हो जाती हैं। ठीक है। अलग होने के बाद में जो हमारा बाकी का जो ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड जिसको हम कह सकते हैं, वो ब्लड क्या होता है, ये जो दूसरी हमने बताई थी आपको, क्या? रेनल वेन, वृक्क शिरा। हमने बताया था चित्र में, पिछले चित्र के अंदर आपको, कि
जो वेना कावा होती है, महाशिरा जो होती है, वो भी दो भागों में विभाजित होती है और दोनों वृक्कों के अंदर एक एक नली जाती है, जिस नली को हम कहते हैं रेनल वेन। वेन का मतलब है कि ऐसी नली जो कि ब्लड को हार्ट की ओर ले जा रही है। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जब ब्लड में से और वर्ज्य पदार्थों को निकाल लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ जो शुद्ध ब्लड होता है वो रेनल वेन में चला जाता है, वृक्क शिरा में चला जाता है और वृक्क शिरा के माध्यम से वो क्या होता है, महाशिरा के अंदर आ जाता है, वेना कावा में आ जाता है और वहां से वो क्या होता है, वहां से वो हार्ट की ओर चला जाता है। ठीक है, यानी शुद्ध अशुद्ध जो ब्लड था जिसके अंदर नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ थे, वो तो रेनल आर्टरी के माध्यम से यानी वृक्क धमनी के माध्यम से किडनी के अंदर एंटर करते हैं, हार्ट से एंटर करते हैं और किडनी के अंदर जाने के बाद में नेफ्रॉन्स के अंदर जो होता है, नेफ्रॉन्स नाम की जो संरचना होती है उसके अंदर हमारा ब्लड जो है उसमें से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। निकलने के बाद में जो शुद्ध ब्लड होता है वो क्या करता है, वो जो ये रेनल वेन्स होती हैं, वृक्क शिराएं जो होती हैं, उनके माध्यम से वापस से हार्ट के अंदर चला जाता है, हार्ट की ओर चला जाता है। और ये जो वेस्ट छोड़ के जाता है, नेफ्रॉन्स के अंदर जो वेस्ट बच जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड और कई तरह का जो वेस्ट है वो जो बच जाता है, वो क्या करता है, वो वेस्ट हमारी ये जो यूरेटर है, मूत्र नली जो है, मूत्र नली, ये जो यूरेटर इस चित्र में दिखाया है, ये यूरेटर, दोनों वृक्कों से एक एक यूरेटर आता है, मूत्र नली आती है, इसके माध्यम से और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाता है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर के मतलब मूत्राशय, मूत्राशय में आ जाता है। मूत्राशय एक पेशीय संरचना है जिसका नियंत्रण हमारा दिमाग करता है। जब भी हमें आवश्यकता होती है, महसूस होती है, तो ये जो मूत्र जो मूत्राशय में इकट्ठा हुआ है, ये मूत्र यूरेथ्रा के माध्यम से, यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा के माध्यम से यानी मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो ओवरऑल इस प्रकार का प्रोसेस इसके अंदर होता है। यानी यहां पर एक बात सामने आई हमारे, ये नेफ्रॉन हमारे ब्लड में से और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को निकालने के लिए यानी फिल्टर करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण यूनिट का काम करता है। अब समझते हैं कि नेफ्रॉन के अंदर ब्लड किस तरह से फिल्टर होता है। इसके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है, नेफ्रॉन्स यानी वृक्काणु, इनकी संरचना के अंदर तीन महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल हैं। वृक्क या नेफ्रॉन के अंदर तीन महत्वपूर्ण पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? एक पार्ट जो है उसको तो हम कहते हैं केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, जिसका अन्य नाम, जिसको हम अन्य शब्दों में ये भी कह देते हैं ग्लामेरुलस, ग्लामेरुलस, ग्लामेरुलस या केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ क्या होता है? केशिका गुच्छ क्या होता है कि हमने अभी देखा था कि रेनल आर्टरी जो है, वृक्क धमनी जो है, जो कि एरोटा से आती है, महाधमनी से आती है, वृक्क धमनी, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी से क्या होता है, रेनल आर्टरी वृक्क के अंदर आती है और बहुत आने के बाद में क्या होता है, वो जब नेफ्रॉन्स के अंदर जाती है तो नेफ्रॉन्स के अंदर जाकर के बहुत बारीक बारीक ट्यूब्स में, केशिकाओं में, ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो डिवाइड हो जाती है, एक गुच्छ बनाती है, केशिका गुच्छ की संरचना बनाती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में वो विभक्त हो जाती है। उसको हम बोलते हैं केशिका गुच्छ या
ग्लामेरुलस, ग्लामेरुलस। ठीक है। अब जैसा कि ये चित्र, जो चित्र आपको दिखाया गया है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए, ये जो पीले रंग का जो दिखाया जा रहा है, ये वाला हिस्सा, ये तो नेफ्रॉन का कप जैसा स्ट्रक्चर जो है ये है। और इसके अलावा बाकी जो है ये पीले रंग में जो है, बाकी ये नेफ्रॉन्स की नली है, नेफ्रॉन की नली है, नली जैसी संरचना होती है, काफी लंबी होती है। ठीक है। और ये जो लाल हिस्सा है, ये यहाँ पे इसके अंदर आ रहा है, इस कप जैसी संरचना के अंदर, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में, बहुत सारी कैपिलरीज में, यानी केश का गुच्छ में बदल गया है। इसके बाद में ये क्या होता है, ये बाकी का जो ब्लड है वो शिरा में आ जाता है। किसमें आ जाता है, जो रेनल वेन है, वृक्क शिरा जो है, उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है। यानी नेफ्रॉन में तीन प्रमुख संरचनाएं हैं। पहली संरचना तो हमने बताई केश का गुच्छ, ग्लामेरुलस। दूसरी संरचना होती है ये कप जैसी आकृति, कप जैसी आकृति, जिसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। बोमेन, हिंदी में बोमेन संपुट बोलते हैं, संपुट, और अंग्रेजी में संपुट की जगह बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल का काम क्या होता है कि जो फिल्टर होता है, केश का गुच्छ के माध्यम से जो ब्लड हमारा फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद में जो हमारा जो अवांछित चीजें होती हैं वो ब्लड में से निकलती हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको कलेक्ट करना, ये बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल का काम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका भाग है वो है नली। एक पतली ट्यूब जिसमें से ये जो फिल्टर होता है वो फिल्टर गुजरता है, और गुजरते समय क्या होता है, इस फिल्टर में दरअसल होता क्या है कि जब केश का गुच्छ से फिल्टर का प्रोसेस होता है, ग्लामेरुलस में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो ब्लड का फिल्टर होता है उसका प्रोसेस होता है, तो क्या होता है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे शरीर के काम की होती हैं। बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जैसे ग्लूकोज निकलता है, अमीनो अम्ल निकलते हैं, लवण निकलते हैं, और बहुत सारी मात्रा में जल निकलता है। ये चार चीजें तो महत्वपूर्ण रूप से निकलती हैं। क्या क्या निकलती हैं, देखो क्या क्या निकली, यहाँ लिख देता हूँ। ग्लूकोज, ग्लूकोज निकलता है, अमीनो अम्ल निकलते हैं, अमीनो अम्ल, लवण निकलते हैं, साल्ट्स, और जल, पानी निकलता है। तो ये जो फिल्टर होता है केश का गुच्छ के माध्यम से, ग्लामेरुलस के माध्यम से, इस फिल्ट्रेट के अंदर, इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, जो निस्यंद निकला, फिल्ट्रेट मतलब तो हम बोलते हैं निस्यंद, निस्यंदन, ये जो फिल्ट्रेट निकला है, जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, प्रारंभिक निस्यंद है, इनिशियल फिल्ट्रेट है, इसके अंदर क्या होता है, इनिशियल फिल्ट्रेट क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ये पहली बार फिल्टर होकर के निकला। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ग्लूकोज होती है, एमिनो अम्ल होते हैं, लवण होते हैं, और जल होते हैं। देखिए हमने शुरू में कहा था कि उत्सर्जन का मकसद क्या है, जो हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकालना। अब क्या ग्लूकोज हानिकारक है, ग्लूकोज तो हमारे लिए हानिकारक नहीं, बल्कि ग्लूकोज तो बहुत जरूरी है, एनर्जी हम ग्लूकोज से ही प्राप्त करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी ही ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को बाहर निकालना गलत बात है, ये ग्लूकोज बाहर नहीं निकलना चाहिए। एमिनो अम्ल भी हमारे शरीर में काम किया, हानिकारक नहीं होते हैं, हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, ये जो है वर्ज्य पदार्थ में नहीं आ सकते। लवण, बहुत से लवण हमारे काम के होते हैं, कुछ लवण जरूर हमारे उत्सर्जन के लिए जरूरी हैं, बाहर निकालने के लिए जरूरी हैं, तो कुछ लवण मान सकते हैं कुछ हद तक। पानी भी कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि उत्सर्जन के लिए जरूरी है, निष्कासन इसका जरूरी है। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के जो प्रारंभिक फिल्ट्रेट होता है, इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, प्रारंभिक निस्यंद होता है,
उसके अंदर क्या होता है, कुछ काम की चीजें भी होती हैं। और जब ये फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट जो है बोमेन संपुट के अंदर इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद में पतली ट्यूब नेफ्रॉन के अंदर होती है, उससे गुजरता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें जो काम की चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज हुए, एमिनो अम्ल हुए, और कुछ मात्रा में जल हुए, और काम के जो लवण हुए, वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिया अम्ल, यूरिक एसिड, यूरिया अम्ल, केवल ये जो हैं वो आगे इकट्ठा हो जाते हैं, और जो हमारा यूरेटर है यानी मूत्र नली है, उसके माध्यम से और मूत्राशय में आ जाते हैं, मूत्र नली के माध्यम से मूत्राशय में आ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, और मूत्राशय के बाद में वो यूरेथ्रा के माध्यम से, मूत्र मार्ग के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए नेफ्रॉन के दो चित्र बनाए, देखिए ये यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो दोनों चित्र सेम ही है। देखिए इसमें यहाँ पे इस वाले चित्र में स्पष्टता से बता रहे हैं। देखिए इधर से मान लीजिए हमारी वृक्क धमनी में से वृक्क धमनी आई, वृक्क धमनी यानी रेनल वेन, रेनल आर्टरी, वृक्क धमनी कहाँ से आई, एरोटा से, एरोटा से मतलब महाधमनी में से आई, और क्या लेकर के आई, खराब ब्लड, जिसके अंदर नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ मौजूद थे, यूरिया, यूरिक एसिड और ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें मौजूद थी। ये आकर के और नेफ्रॉन्स के अंदर आई, और बहुत सारी कैपिलरीज में यानी केशिकाओं में विभक्त हो गई, और एक केशिका गुच्छ का इसमें निर्माण कर लिया। ठीक है, केशिका गुच्छ को हम बोला ग्लामेरुलस। इस केशिका गुच्छ के माध्यम से क्या होता है, ये नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, ये पदार्थ डिफ्यूजन के माध्यम से, विसरण के माध्यम से और विस्तृत हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ये जो ये कप बना हुआ है, कप टाइप का, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल के माध्यम से इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होकर के क्या होते हैं, इकट्ठा बोमेन कैप्सूल में चले गए तो, और बाकी का जो ब्लड है वो इन कैपिलरीज के माध्यम से आगे वेन में चला जाता है, वेन में यानी शिराओं में चला जाता है, और हार्ट की तरफ मूव कर जाता है। ये प्रोसेस होगा हुआ, ठीक है। और ये जो इसमें से फिल्ट्रेट निकला था, इनिशियल फिल्ट्रेट निकला था, इस इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारी काम की चीज थी, जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, कुछ लवण, बहुत सारा जल, ये सब काम का होता है। वेस्ट चीज क्या होती है इसके अंदर, थोड़ा बहुत जल होता है, कुछ लवण भी वेस्ट होते हैं, और यूरिया और यूरिक अम्ल ये वेस्ट जरूर होता है, इसको शरीर में नहीं रखना होता, हमें बाहर निकालना होता है। तो होता क्या है कि ये जो पूरा इनिशियल फिल्ट्रेट है, प्रारंभिक निस्यंद है, ये जब नेफ्रॉन की ट्यूब में से गुजरता है तो यहाँ पर क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, पुनर्अवशोषण होता है, वापस से अवशोषण होता है। तो अवशोषित क्या गया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, कुछ लवण और पानी, इसका पुनः अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण के बाद में सिर्फ जल, थोड़ा बहुत जल, कुछ लवण यानी साल्ट, और यूरिया और यूरिक अम्ल, यूरिया व यूरिक अम्ल, ये क्या करते हैं, ये इकट्ठा होकर के सिर्फ ये ही इसमें जाते हैं, यूरेटर में जाते हैं, यानी मूत्र नली में जाते हैं, मूत्र नली में जाते हैं। सारे नेफ्रॉन्स मूत्र नली से जुड़े हुए होते हैं, तो ये मूत्र नली में चले जाते हैं। यहाँ मूत्र नली कहाँ पे खुलती है, मूत्र नली आगे जाकर के खुलती है हमारे मूत्राशय में, यानी यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर यानी मूत्र नली कहाँ पे खुलती है, मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर। और वहां से जो यूरिनरी ब्लैडर जो है, मूत्राशय जो है, ये एक पेशियों का बना हुआ एक संरचना है, और ये हमारे दिमाग से कंट्रोल होती है। जब भी हमें आवश्यकता होती है मूत्र त्याग करने की,
उस समय मूत्र मार्ग के माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से ये मूत्र हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस होता है हमारे मानव के उत्सर्जन में, एक्सक्रीशन के अंदर। ठीक, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किडनी फेलियर पर। किडनी फेलियर, आपने ये नाम सुना होगा कई बार चर्चा में कि गुर्दे खराब हो गए, गुर्दे खराब हो गए हैं, किडनी खराब हो गई है, किडनी फेल हो गई है। तो किडनी फेलियर या गुर्दे खराब होने का मतलब क्या है? गुर्दे खराब होने का मतलब या किडनी फेलियर का मतलब ये है कि हमारे जो गुर्दा होता है, हमारा जो वृक्क होता है, हमारा जो किडनी होती है, कई बार आघात लगने के कारण या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने के कारण इसके अंदर जो महत्वपूर्ण संरचना है नेफ्रॉन्स, वो खराब हो जाते हैं। और नेफ्रॉन्स के खराब होने के कारण क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है ये रुधिर में से और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, इनको नहीं निकाल पाती, जिससे क्या होता है हमारे शरीर के अंदर यूरिया, यूरिक एसिड जो कि बेहद हानिकारक हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं और उससे हमारी मौत भी हो सकती है। इसको बोलते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब हुआ किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया। किडनी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? रुधिर में से मूत्र को अलग करना, ब्लड में से जो यूरिन है उसको अलग करना, ये किडनी का महत्वपूर्ण काम है। अगर किडनी इस काम को नहीं कर पाती है किसी भी कारण से, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं किडनी फेलियर। देखिए, हमने बताया था मानव शरीर के अंदर दो किडनियां होती हैं, दो वृक्क होते हैं, दो गुर्दे होते हैं, जो हमारे पेट में पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर खासकर स्थित होते हैं। जब किडनी हमारी फेल हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है, एक किडनी में से कुछ नेफ्रॉन्स खराब होते हैं तो हमारा काम चल जाता है। अगर पूरी किडनी खराब हो जाए एक हमारी, तो भी हमारा काम चल सकता है। लेकिन होता क्या है कि एक किडनी अगर फेल हो गई है, काम करना बंद कर दिया है, तो उसका लोड दूसरी किडनी पर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे को जीने में तो कोई परेशानी नहीं आती, हमारा जीवन तो चलता रहता है, लेकिन हम जीवित तो रह पाते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारी कुछ आयु में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, 2-4 साल आयु कम हो सकती है अगर एक किडनी के सहारे हम जीवन जीते हैं तो। ठीक है, अब किडनी फेलियर का इलाज क्या है? देखिए, किडनी फेलियर के दो इलाज। पहला इलाज तो यह है कि किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाए, प्रतिस्थापन किया जाए, ट्रांसप्लांट किया जाए, नई किडनी लगाया जाए। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति से, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दो किडनियां पाई जाती हैं और एक किडनी के द्वारा भी हम अपना जीवन आराम से जी सकते हैं। इसलिए यदि कोई दूसरा व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को अपनी किडनी डोनेट कर दे, दान दे दे, तो उस किडनी के माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपना जीवन जी सकता है। तो इस डोनेशन को, जो किडनी उसने दी है, उसको मरीज के अंदर लगाने का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, किडनी प्रत्यारोपण, वृक्क प्रत्यारोपण, गुर्दा प्रत्यारोपण। ठीक है, अब ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? देखिए, ट्रांसप्लांटेशन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी दो किडनियां थी, एक किडनी ये खत्म हो गई, खराब हो गई, ठीक है, और दूसरी किडनी भी मान लीजिए खराब हो गई, तो किसी तीसरे व्यक्ति ने जो हमें किडनी दी, वो किडनी हम लगा देते हैं और उससे महाधमनी और महाशिरा और यूरेटर, मूत्रनली, इन तीनों को जोड़ देते हैं और जिसके सहारे वो जीवन, मानव जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। ये तो भाई पहली बात। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय होता है हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस, इसको हम खाली डायलाइसिस भी बोल देते हैं। हीमोडायलाइसिस या डायलाइसिस होता क्या है, आइए देखते हैं।
हीमोडायलाइसिस या डायलाइसिस एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, विशेष प्रकार की टेक्निक है, विशेष प्रकार की युक्ति है, उपाय है। किस चीज का उपाय है? कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से रुधिर में से, रुधिर में से यानी ब्लड में से, ब्लड में से वर्ज्य पदार्थों, वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ में कौन से आते हैं? यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ लवण, ठीक है। वर्ज्य पदार्थों को कृत्रिम रूप से रुधिर में से निकालने की प्रक्रिया है। कृत्रिम रूप से रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को निकालने हीमोडायलाइसिस या जो डायलाइसिस है, ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को निकालने की, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो है उनको निकालने की। इसमें होता क्या है कि मरीज का ब्लड का जो फिल्टर का काम हमारा किडनी करता है, वृक्क करता है। अब किडनी तो उसकी फेल हो गई, किडनी ने तो काम करना बंद कर दिया, तो एक कृत्रिम किडनी बनाई गई, एक ऐसी मशीन बनाई गई जो कि वही काम करती है जो कि हमारा किडनी करती है। किडनी हमारा क्या काम करती है? ब्लड को फिल्टर करने का, ब्लड को साफ करने का, ब्लड में से जो हानिकारक तत्व हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, इनको बाहर निकालने का। ठीक वही काम ये मशीन करती है। इसमें होता क्या है? खराब ब्लड जो है मशीन के अंदर आता है। देखिए इसमें चित्र में दिखाया गया है, खराब ब्लड जो है एक मशीन में आता है, और उस मशीन में क्या होता है? बहुत सारी बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं, नलियां होती हैं, बहुत बारीक बारीक नलिकाएं होती हैं। ये जो ब्लड है ये इन नलिकाओं में से गुजरता है। और जैसे कि हमारा ब्लड नेफ्रॉन की जो हमने बताया था, नेफ्रॉन्स के अंदर केश का गुच्छ होता है, इसी तरह से यहाँ पर ये नलिकाएं होती हैं। जब केश का गुच्छ में से ब्लड निकलता है तो हमारा ब्लड जो होता है वो फिल्टर हो जाता है, रक्त हमारा शुद्ध हो जाता है, और उसमें से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ जो हैं वो निकल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब ये हमारा ब्लड, शुद्ध ब्लड, इसमें अशुद्ध ब्लड जब इन नलियों में से गुजरता है तो वो उसमें से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं वो निकल जाते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह ये निकल जाते हैं। और निकलने के बाद में शुद्ध जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में वापस से चला जाता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। और ये प्रक्रिया क्या होती है? मरीज को 7 दिन में 2 बार या 1 बार, ये बार बार करवानी पड़ती है इसकी, क्योंकि ब्लड का फिल्टर होना, रहना, शुद्ध रहना तो बहुत जरूरी है। अगर ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे तो हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी मानव के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, उत्सर्जन किस तरह से होता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अध्याय के अंत में, किस पर? पादपों में उत्सर्जन किस तरह होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पादपों में उत्सर्जन किस तरह से होता है। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें पादपों में उत्सर्जन की, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, तो यहां हम आपको बता दें कि पादपों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से, जो भी जीव जंतु होते हैं उनसे बिल्कुल अलग प्रकार की टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो हम देखें तो पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर उत्सर्जन के लिए जंतुओं के समान कोई विशेष अंग नहीं होते हैं उत्सर्जन के लिए, और ना ही उत्सर्जन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऐसी होती है जिसके अंदर की कोई खास वेस्ट बनता नहीं। तो सवाल उठता है कि पादप उत्सर्जन किस किस चीज़ का करते हैं?
फिर हम बात करेंगे कैसे कैसे करते हैं। देखिए, अगर पादपों में उत्सर्जन की बात करें तो पादप उत्सर्जन किस जगह कर सकते हैं? एक तो देखिए गैसों का, गैसों का, कौन कौन सी गैसों का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका उत्सर्जन कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है दिन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है रात में। ठीक है, अच्छा, दूसरा उत्सर्जन किसका किया जाता है? जो जल का, अगर पादप पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर अधिक मात्रा में एक्स्ट्रा जल है, अतिरिक्त जल है, तो उसका भी उत्सर्जन करना जरूरी होता है। इसके अलावा और भी कई चीजों का उत्सर्जन पौधा कर सकता है, वेस्ट चीजों का, जैसे मृत कोशिकाएं होती हैं, उनका उत्सर्जन कैसे करेगा? मृत कोशिकाएं, और वर्ज्य पदार्थ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें गैसों की उत्सर्जन की, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं रेस्पिरेशन के दौरान, जब हमने बताया था पादपों में, प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, उस समय हम बता चुके हैं आपको कि अगर पादपों में उत्सर्जन की हम बात करें तो पादपों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो होता है रंध्रों के माध्यम से, रंध्रों यानी स्टोमाटा, स्टोमाटा। तो गैसों का आदान प्रदान तो हो जाता है किससे? गैसों का उत्सर्जन हो जाता है रंध्रों से, स्टोमाटा के जरिए। ठीक है, अगर हम अतिरिक्त जल की बात करें तो जल का उत्सर्जन कैसे होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, द्वारा, वाष्पोत्सर्जन बोला ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपीरेशन के द्वारा एक्स्ट्रा जो जल होता है उसका उत्सर्जन हो जाता है। अब कुछ जो वेस्ट होते हैं, पौधे क्या करते हैं? बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, मृत कोशिकाएं या वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं? अपनी पत्तियों में स्टोर कर लेते हैं, पत्तियों में स्टोर कर लिया, और बाद में इन पत्तियों को अपने से अलग कर लेते हैं। पतझड़ में हमने देखा होगा बहुत सारी पत्तियां टूटती हैं पेड़ों की, तो वो क्या है? जो वर्ज्य पदार्थ है उनको अलग करने की एक प्रक्रिया, उत्सर्जन का एक तरीका है पौधों का। ठीक है, कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो उनका अपशिष्ट होता है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको अपने तने में, ये जो स्टेम होती है, तना जो होता है, और तने में भी कहां पर? पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में। जाइलम का मतलब हमने समझाया था, जाइलम एक विशेष प्रकार का ऊतक था जो पौधे के अंदर पानी का परिवहन करता है, पानी की सप्लाई करता है। जो पुराना जाइलम होता है, जो खराब हो जाता है, उसके अंदर कुछ पौधे अपना वेस्ट का स्टोर कर लेते हैं। जैसे एक पौधा है इबनी ट्री, एक पौधा है इबनी, 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 इबनी नाम। ये जो पौधा है ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका जो स्टोरेज करता है वो तने में, पुराने जाइलम में करता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट का जो अपशिष्ट जो होता है उसका संग्रह जो है वो अपने पुराने जाइलम में करते हैं, तने के पुराने जाइलम में। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रबड़ के रूप में, रबड़ के रूप में या गोंद के रूप में या रेजिन के रूप में, रबड़, गोंद या रेजिन के रूप में स्रावित कर देते हैं, स्रावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा
कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कोशिका रिक्तिका, कहां पर, जो रिक्तिकाएं होती हैं, कोशिकीय रिक्तिका, उन कोशिकाओं के अंदर कई जगह रिक्तिकाएं, बड़े बड़े वैक्यूम होते हैं, तो कोशिका रिक्तिकाओं के अंदर भी कोशिकीय रिक्तिका, उन कोशिकीय रिक्तिकाओं के अंदर भी वो स्टोर कर लेते, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो वेस्ट होता है उसको, जो पौधे हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वो सीधे मृदा के अंदर, सॉइल के अंदर, मृदा, मिट्टी या सॉइल के अंदर भी उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये मोटा मोटी कुछ उत्सर्जन के तरीके हैं। जैसा कि बताया, गैसों का उत्सर्जन करते हैं वो स्टोमाटा के जरिए, विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा, और एक्स्ट्रा जो जल होता है उसका उत्सर्जन करते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो पत्तियों के अंदर अपना वेस्ट को स्टोर करते हैं, अपशिष्ट को स्टोर करते हैं और बाद में पत्तियों को अपने से अलग कर देते हैं। तो पतझड़ के द्वारा, इसमें लिख देते हैं पतझड़, पतझड़, पतझड़ के द्वारा, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, अपशिष्ट को पुराने जाइलम के अंदर, तने के पुराने जाइलम के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कुछ अपने अपशिष्ट को कोशिकाएं रिक्तिकाओं के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कुछ जो होते हैं वो रबड़, गोंद या रेजिन के रूप में उसको सिक्रेट कर देते हैं, स्रावित कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि पादप जो हैं, प्लांट्स जो हैं, वो उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रक्रिया करते हैं। पादपों में उत्सर्जन के साथ ही, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के साथ ही, हमारा ये जो अध्याय था जिसका नाम था जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, वो समाप्त हो गया।